आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इसको पढ़ेंगे और फिर इसके डेरिवेशंस। तो सबसे पहले हम यही प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और ये किस तरह घटित होता है इस पर बात करेंगे। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस भी हैं इसमें, जैसे फोटान है, कार फलन है, तो इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ मुख्य रूप से जो देखना है तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। फोटो मतलब ये आपका जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब है कि प्रकाश से इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक किस तरह जनरेट होती है, हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, जैसे आपका सोलर सिस्टम है, इसी पे बेस्ड होता है। सोलर सिस्टम में ऊपर से आपका सनलाइट गिरता है, वहाँ से फिर उसको फोटान निकल के कलेक्ट करके इलेक्ट्रिक करंट के रूप में फिर उसका यूज आप करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण सोलर सिस्टम ही है, और सोलर पैनल वगैरह हैं, इन सब में इसका यूज है। तो ये चैप्टर इसमें आपको ये पढ़ना है कि किस तरह से प्लेट पर जब प्रकाश गिरता है तो कैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और किस तरह से विद्युत धारा जनरेट होती है और क्यों होती है, क्या बात वहाँ पर घटित होती है। ठीक है, तो इसमें इसकी व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। और पहले हमें जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो ये हैं कि यहाँ पे जो जब प्रकाश गिरता है तो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं उन्हें हम बोलते हैं फोटान। ठीक है, क्योंकि ये प्रकाश से निकलते हैं इसलिए इनको फोटान नाम दिया गया है। तो ये फोटान निकलते हैं और कितने निकलते हैं, इनका वेग क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। उसके पहले हमें ये पढ़ना है कि ये निकलते क्यों हैं। ठीक है, तो पहले हम इसी की व्याख्या करेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो घटना है वो कैसे होती है। इसी में आपकी डेफिनेशंस भी आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने एक कोई पृष्ठ लिया, ये कोई धातु है, ये धातु का एक पृष्ठ है, धातु का पृष्ठ। ठीक है, अब हम इस पर प्रकाश गिरा रहे हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश गिरेगा तो प्रकाश में प्रकाश ऊर्जा, जैसा कि आपने प्लांक थ्योरी में पढ़ा है, प्लांक ने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल अथवा पैकेट के रूप में चलता है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। ठीक है, तो और एक फोटान की या ये जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन गिरते हैं उसकी ऊर्जा होती है h इंटू न्यू। जो जब भी मतलब प्रकाश गिरेगा तो जो क्वांटा है, क्वांटा की ऊर्जा होती है h इंटू न्यू। h यहाँ पे प्लांक नियतांक होता है, न्यू आवृत्ति होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की ये ऊर्जा है। जब प्रकाश गिरेगा तो जो क्वांटा है h न्यू, इसी को हम तोड़ दें तो न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से सी अपॉन लैम्डा भी कह सकते हैं। तो फिलहाल प्लांक के अनुसार जब प्रकाश गिरता है तो प्रकाश ऊर्जा के बंडल पैकेट में चलता है, तो क्वांटा एक क्वांटा गिरेगा। यहाँ से प्रकाश में तो एक्चुअल में देखा जाएगा तो कई क्वांटा होंगे, ऐसे जब प्रकाश गिरेगा तो हम किसी एक के हिसाब से व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, मतलब हमें यहाँ अध्ययन करना है कि जब प्रकाश गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन इससे कैसे उत्सर्जित होते हैं, वो हमें यहाँ व्याख्या करनी है। तो देखिए ये जो धातु हमने ली है, प्रत्येक धातु का एक कारफलन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कारफलन की। तो देखिए जो ऊर्जा गिरेगी h न्यू, ये जो ऊर्जा यहाँ पृष्ठ को जाएगी, तो ये जो h न्यू ऊर्जा है ये दो जगह पर होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें समीकरण समझना है। जो गिवन ऊर्जा h न्यू है ये दो जगह जाती है। सबसे पहले जाती है कारफलन में, कारफलन को W से या फाई से दोनों से व्यक्त करते हैं, ये कारफलन है, अभी हम इस पर डीपली बात करेंगे। कारफलन में जाती है और कारफलन से ज़्यादा अगर ऊर्जा है तो फिर यहाँ पे गतिज ऊर्जा मिलती है इलेक्ट्रॉनों को जो निकलते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनका जो वेग होता है वो मैक्सिमम ही होता है यहाँ पे। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो दी गई ऊर्जा h न्यू है वो कारफलन में जाती है और इलेक्ट्रॉनों को अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय होती है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अगर हो रही हैं तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कारफलन की कि ये कारफलन क्या है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कोई मजदूर है, वो काम करता है तो उसको ऊर्जा चाहिए, वो खाना खाता है, खाना खाने के बाद काम करता है। ठीक है, तो W का मतलब, ये कारफलन का मतलब यही है। कारफलन भी जिस तरह से आपने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है, यह लाक्षणिक गुण होता था, धातु के बदलने पे ही बदलता था, उसी तरह कारफलन भी प्रत्येक धातु का अलग अलग होता है। मतलब प्रकाश के आपतित होने से या और काटने पीटने से कारफलन नहीं बदलता है। कारफलन प्रत्येक धातु का कारफलन अलग अलग होता है, जो भी धातु हम यूज करेंगे। तो प्रत्येक धातु का कारफलन, कारफलन को आप कह सकते हैं कि जो न्यूनतम खुराक है किसी के काम करने की। जैसे कोई 6 रोटी रोज खाता है और फिर अपना काम करता है, अगर हम उसको
6 से कम रोटी देंगे तो दिक्कत होगी, वो आप काम नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा दे देंगे तो समस्या नहीं। तो जो न्यूनतम ऊर्जा है वो क्या कहलाएगी कि भाई 6 रोटी ये खाता है तो न्यूनतम ऊर्जा 6 रोटी हो गई। और सभी की डाइट अलग अलग होती है, कोई 4 रोटी खा के काम करता है, कोई 6, कोई 20 खा के काम करता है। तो प्रत्येक का कार्यफलन अलग अलग होता है, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो कार्यफलन वही है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, ये न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हुई कि वह न्यूनतम ऊर्जा, ये ऊर्जा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ऊर्जा है, एच न्यू ऊर्जा है, डब्लू ऊर्जा है, और ये गतिज ऊर्जा है, लेकिन ये है सब ऊर्जा है। भाई ऊर्जा ऊर्जा जोड़ेंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी। तो कार्यफलन बेसिकली ऊर्जा है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कार्यफलन की डेफिनेशन हुई वह न्यूनतम ऊर्जा, सीधे इसकी डेफिनेशन है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से, जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके। ठीक है, पृष्ठ से, किसी धातु के पृष्ठ से फोटॉन उत्सर्जित करा सके। ठीक है, यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, कार्यफलन कहलाती है उस धातु का। ठीक, मिनिमम एनर्जी है, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले जो टर्म्स हैं इनको जरूर क्लियर रखेंगे। तो कार्यफलन आपको क्लियर हो गया होगा कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं फिर वापस यहीं पे। तो जब आपने प्रकाश दिया तो सबसे पहले तो क्या करेगा धातु, जो इसका कार्यफलन है पहले तो बोलेगा पूरा, जो ऊर्जा जाएगी एच न्यू वो सबसे पहले कार्यफलन में जाएगी। कार्यफलन जब पूरा हो जाएगा, अगर आप कार्यफलन से कम ऊर्जा देंगे तो कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसकी हम आगे बात करेंगे, और ये भी सिद्ध करेंगे कि जो दी गई ऊर्जा है, जो फोटॉन की ऊर्जा है एच न्यू, ये कार्यफलन से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहीं से इसकी डेफिनेशन भी बनती है कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। यहीं से आपकी दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा भी बनेगी। तो चलिए मैं उसको भी यहीं कर लेता हूँ। तो जो W है कार्यफलन, ये न्यूनतम ऊर्जा है W, और इसी को हम तोड़ेंगे तो आएगा H इंटू न्यू। न्यू यहाँ पे आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, इसे बोलते हैं दहली आवृत्ति। अभी मैं इस पर बात करता हूँ। और दहली आवृत्ति को C अपॉन लैम्डा से तोड़ें अगर, तो इसी को हम लिख सकते हैं एच सी बटे लैम्डा दहली। लैम्डा भी यहाँ दहली ही रहेगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड है। तो W को अगर हमें तोड़ना पड़ता है तो W को तोड़ेंगे H इंटू न्यू, जीरो भी लिख देते हैं दहली को, न्यू जीरो, और ठीक है इसको लिख देते हैं एच सी बटे लैम्डा जीरो, और ये H इंटू न्यू होता है। इसको तोड़ेंगे तो एच सी बटे लैम्डा लिखेंगे, या H इंटू न्यू, और जीरो लगा देंगे तो दहली हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम यहाँ से दहली तरंगदैर्घ्य और दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा भी निकाल लेंगे इसी आधार पर। तो देखिए W तो कार्यफलन था, W की परिभाषा आपने सुन ली कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, ये दहली हो गई। अब आते हैं दहली तरंगदैर्घ्य पे। तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ से आप डेफिनेशन को आसानी से पकड़ सकेंगे कि हमें न्यू जीरो के बारे में बोलना है। एच तो कांस्टेंट है, प्लांक नीयतांक है। तो जब W न्यूनतम है तो एच न्यू जीरो भी क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो सीधे सीधे परिभाषा इसकी बन जाएगी कि वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। अगर दहली आवृत्ति की परिभाषा पूछी है तो हम कहेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। अगर आपको कार्यफलन पूछा है तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। अब जरा आते हैं दहली तरंगदैर्घ्य में, इसकी डेफिनेशन में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि W समानुपाती है 1/λ जीरो की। तो जो आवृत्ति तो देखिए न्यूनतम थी, लेकिन दहली तरंगदैर्घ्य के लिए जो परिभाषा बनेगी यहाँ पे अधिकतम शब्द आएगा। तो तीनों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। तो W जो आपका है कि वह न्यूनतम ऊर्जा, ये न्यूनतम ऊर्जा है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इसको ढंग से आप याद करेंगे, उत्सर्जन करा सके, ये एनर्जी है। ठीक, इसकी परिभाषा हो गई आपकी कार्यफलन की। तीनों टर्म आप यहाँ टर्म क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं न्यू जीरो पे। न्यू जीरो है आपकी दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसे, दहली आवृत्ति। तो इसकी परिभाषा होगी वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके।
ये चीज़ सब में रहेगी। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके, ठीक। ये हो गई आपकी दहली आवृत्ति। अब आते हैं दहली तरंग दैर्घ्य पे। चूंकि तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम संबंध है W से, तो यहाँ पे अधिकतम शब्द आएगा, बाकी कहानी वही रहेगी। तो लिखेंगे वह न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, तो आप बोलेंगे वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, ये ध्यान रखेंगे। वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, यहाँ अधिकतम शब्द आएगा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके। तो अब आपको ये तीनों डेफिनेशन शायद क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई। अब वापस थोड़ा सा आते हैं उसी डेफिनेशन में। तो देखिए, तो ये समीकरण किस तरह पूरी होती है। तो प्रकाश आपका गिरा, प्रकाश मतलब जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उस कहानी की हम बात कर रहे हैं। आपने एच न्यू ऊर्जा दी, और एच न्यू ऊर्जा सबसे पहले, एच न्यू ऊर्जा का यूज दो जगह होता है। सबसे पहले तो कार्य फलन पूरा करेगी धातु, जितनी उसकी खुराक है उतना ले लेगी। जो बचेगा फिर वो शेष इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा, अगर बच रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को जाएगा और इलेक्ट्रॉन को वेग मिल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के चला जाएगा। तो ये आपकी इस तरह से अधिकतम, और जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका जो वेग होगा वो अधिकतम होगा, और उन्हें गतिज ऊर्जा मिल जाएगी। तो ये समीकरण आपकी मुख्य है। ये एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस ई के या के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कार्बन का, और इसका जो डायग्राम भी होता है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और इक्वेशन आपको याद रखनी है, और इसकी कई फॉर्म है। देखिए एच न्यू, तो आप अगर थियोरेटिकल क्लियर होंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि एच न्यू फोटॉन जो क्वांटा है उसकी ऊर्जा है। ये ऊर्जा कहाँ कहाँ जाती है, डब्ल्यू में जाती है और कार्बन में जाती है। के ई जो गतिज ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम ही होती है, और वेग भी मैक्सिमम होता है, तो के ई मैक्स भी लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। और अगर हम इनको तोड़ें तो कई प्रकार से चीज़ें पूछी जाएंगी। अगर हम इनको लैम्डा के टर्म्स में लिखें तो एस सी बटे लैम्डा, और इसको भी तोड़ दें एस सी बटे लैम्डा जीरो, और इसको भी तोड़ दें तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसकी कई सारी फॉर्म हैं, आपको ये इक्वेशन क्लियर से याद रखना है। तो इस आधार पे आप जो भी सवाल इस पर बनेंगे बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। इसकी व्याख्या भी आप कर लेंगे, आइंस्टीन की व्याख्या भी यहीं से हो जाएगी। इसी इक्वेशन से सब कुछ होना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन जो छोटी छोटी थी, इसका मात्रक आपका जूल रहेगा, इसका मात्रक दहली आवृत्ति का हर्ट्ज रहेगा, और इसका मीटर रहेगा, ठीक है। तो मात्रकों का भी इसे ध्यान रखेंगे। यानी कार्य फलन जब भी दिया होगा तो या तो जूल में दिया होगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। यहाँ पे आपको एच प्लांक नीतांक की भी जरूरत पड़ेगी, तो 6.34 × 10⁻34, यहाँ पे 36 होता है। इसका मात्रक भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए ई बराबर एच इंटू न्यू होता है, तो एच बराबर होगा ई बटे न्यू। अब ई की जूल होती है, न्यू की होती है फिर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर जाएगा, तो एच का मात्रक हो गया जूल इंटू सेकेंड, जूल सेकेंड ये एच का मात्रक है, ठीक है। चलिए, अब हम इसका जो प्रायोगिक प्रदर्शन है सर्किट का, उस पर ही बात कर लेते हैं। मतलब प्रायोगिक विधि, प्रयोग से अगर दिखाना हो कि किस तरह फोटॉन निकलते हैं, तो उसको भी देख लीजिए। प्रायोगिक चित्रण है इसका, एनसीईआरटी में भी आपको दिया है, और आप थ्योरी में भी इसे लिख सकते हैं। चलिए, इसके लिए हमने एक विसर्जन नल का ली, ये विसर्जन नल का है, और विसर्जन नल का में एक तरफ हमने कैथोड ले लिया, ये मान लीजिए कैथोड है, और ये मान लीजिए यहाँ एनोड है, और इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया। अब देखिए हम, और ये इसमें निर्वात है, ठीक है। तो आप खुद जान सकते हैं कि जब हम इसको एक सेल से जोड़ देंगे तो यहाँ से ये सर्किट अभी अधूरा है, क्योंकि ये नली लगी है, तो यहाँ पर पथ पूरा नहीं होगा, ये क्लियर है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि किस तरह जोड़ना है, और कहाँ इलेक्ट्रॉन जाए, कहाँ क्या हो। ये तो आप जानते हैं कि कैथोड कैसा चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज होता है कैथोड का आवेश, और एनोड कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे मैंने सर्किट थोड़ा सा उल्टा बना दिया है, पॉजिटिव को जोड़ेंगे एनोड से और नेगेटिव को जोड़ेंगे कैथोड से। अभी हम इस पर बात कर लेंगे। देखिए, तो जैसे ही यहाँ पे करंट जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वैसे तो धन सिरे से धारा निकलेगी, धारा तो यहाँ से ऐसे निकलेगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो धारा के विपरीत चलते हैं। धारा तो धन सिरे से निकलेगी, धारा बहेगी तो ऐसे बहेगी, ये भी क्लियर है। किस तरह बहेगी धारा, एनोड से कैथोड की ओर धारा जब बहेगी यहाँ पे, तो एनोड टू कैथोड A टू के जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, देखिए, तो ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो
तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, ये जो कैथोड लगाया, कैथोड के पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव से आपने जोड़ा तो प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एनोड पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इसको आपने पॉजिटिव से जोड़ा है। तो जैसे ही यहाँ पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आप जब इसको नेगेटिव से जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे एनोड की ओर, क्योंकि आकर्षित होंगे एनोड से। तो जब ये आकर्षित होंगे तो परपथ पूरा हो जाएगा। मतलब ये हमें ध्यान रखना है कि जो सेल लगाते हैं उस सेल का धन सिरा जोड़ते हैं एनोड से और ऋण सिरा कैथोड से। और सर्किट पूरा इसलिए होता है क्योंकि कैथोड पे जब धारा जाती है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कहाँ से होंगे, कैथोड से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, कैथोड से उत्सर्जन होगा इलेक्ट्रॉनों का, और एनोड द्वारा वो अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। जब अट्रैक्ट कर लेंगे तो जब ये तेजी से कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं। धारा बहेगी एनोड से कैथोड की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड से एनोड की ओर। ठीक है, तो ये लिनार्ड ने ये प्रयोग किया था, तो ये इसका प्रायोगिक प्रदर्शन है। तो ये इसमें आपको कैथोड वाली चीज़ याद रखना है, एनोड याद रखना है। ठीक है, और इस पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन गिराए जाते हैं, इस पर ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन गिरते हैं और नेगेटिव से जुड़ा है, तभी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये चीज़ मैं नहीं बोल पाया था। मतलब पहले कैथोड पे क्या होगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे, और प्रकाश इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और जब आपतित होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये प्रकाश इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर वैद्युत आपका प्रकाश गिरता है तब होते हैं। ठीक है, एच न्यू आपतित होता है इस पर, ये चीज़ जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, ये मैं भूल गया था। तो प्रकाश गिराया जाता है एनोड पर, ठीक है, सॉरी कैथोड पर, प्रकाश के पर या कैथोड पर गिराया जाता है। ठीक, तो अब शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशंस आपको इतनी क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हमें जो भी ग्राफ भी बनाना होगा वो हम ग्राफ भी आसानी से बना लेंगे। अब चलिए कुछ उदाहरण भी देखेंगे यहाँ से। तो ये कुछ इसकी परिभाषाएँ भी हैं, ये वही चीज़ें लिखी हैं। देखिए, एक बंडल प्रकाश स्रोत से प्रकाश ऊर्जा ई टोटल जिसे कहते हैं, हमेशा एक बंडल या पैकेट के रूप में उपस्थित रहती है, यही कहा था प्लांक ने। इसलिए प्रकाश क्वांटीकृत राशि है, ये भी जानते हैं आप, क्वांटा या बंडल बोलते हैं इसे, जिसे फोटान भी कह सकते हैं। और ई टोटल का मान क्या होता है, जो आपतित होती है, ये ई टोटल आपकी आपतित वाली है। ठीक है, सवाल में जरूरत पड़ेगी। और ये बराबर होती है एन इंटू ई पी एच के। एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपतित हुए हैं, और पी एच है एक फोटान की ऊर्जा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, कई सारे इलेक्ट्रॉन आपतित होंगे। अगर एक की बात होगी तो एन बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, एन फोटान का मान ये होगा एस सी अपॉन लैम्डा। और इसको उन्होंने तोड़ के ये वैल्यू भी रखी है यहाँ से। इस वैल्यू, ये वैल्यू कैसे आई है इस पर भी देखिए बात कर लेते हैं। ये एस सी अपॉन लैम्डा, उसके बाद ई पी एच का मान उन्होंने ये लिखा है, ये यहाँ से आया है आपका। देखिए ई पी एच तो ई पी एच यानी फोटान की ऊर्जा एस सी अपॉन लैम्डा होती है। अब मैं यहाँ पर देखिए इन्होंने लैम्डा के टर्म्स में लिखी है। एच का मान होता है 6.3 इंटू 10⁻⁻34, और सी का मान होता है 3 इंटू 10⁸, और अपॉन लैम्डा भी ये मीटर में है। अगर इसे एंगस्ट्राम में बनाना है तो 10⁻−10, तो ये एंगस्ट्राम में यहाँ इन्होंने लिया है, तो ये मीटर में है। मीटर से एंगस्ट्राम जाएंगे तो यहाँ 10⁻+8 आएगा, क्योंकि ये मीटर में ली है। अगर हमें इसे एंगस्ट्राम में बनाना है तो वही एंगस्ट्राम में 10⁻10। ठीक है, और एक एंगस्ट्राम में 10⁻−10 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्राम हो गई प्लस की। ठीक है, अब ये चीज़ जो है मैं इस पर बात कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली है ऊर्जा। तो पहले हम ऐसा भी कर सकते थे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो जल्दी आपको समझ में आएगा। देखिए एच की वैल्यू 3.36 इंटू 10⁻⁻30, मैं 3.3 ले रहा हूँ, और सी का मान 3 इंटू 10⁸ अपॉन लैम्डा, ये जूल में है अभी। ठीक है,
तो इसका मल्टीप्लाई होगा लगभग, तो ये 10 हो जाएगा यहाँ पे 3.34 इंटू 10⁻34 होती है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा ये 3.636 इस तरह कुछ होती है। तो चलिए मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा 339 और ये 10 के आसपास पहुँच जाएगा। तो ये 1.24 मान लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। 1.23 इंटू इसका मल्टीप्लाई हुआ है तो 10.24, ठीक है। मतलब ये मैंने मल्टीप्लाई किया 3.3 इंटू 3 का, और इनका मल्टीप्लाई करिए तो ये 34 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये आपकी कितने बचेंगे -26 अब बटे लैम्डा, ये किस में है जूल में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। अब इसको हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो क्या करेंगे, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाना है तो 1 बटे इतना इसका भाग दे देंगे, तब ये पहुंच जाएगा आपका 10.2 इंटू 10⁻⁻26 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये सॉल्व करके पूरा आपका लगभग आएगा ये 124 और 00 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लैम्डा यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये वैल्यू रख के आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन इस तरह बनेगा, आप SC अपॉन लैम्डा 0 रखेंगे। मैं यहाँ फिलहाल आपको उस तरह बता दिया हूँ कि कैसे आया है, बाकी आप फॉर्मूला। चलिए अब आते हैं फोटान पे। ये फोटान क्या है, इसकी निर्वात में चाल होती है वही प्रकाश के बराबर, इसकी चाल निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि रेफरेंस फ्रेम हमने क्या लिया, इस पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए द्रव्यमान इसका, ब्रह्म द्रव्यमान इसका 0 होता है। फोटान एक भौतिक कण नहीं है, ठीक है। इसका प्रभावी द्रव्यमान अगर निकालना हो तो E बराबर mc² से ये निकल आएगा। फोटान के लिए हम प्रभावी द्रव्यमान के लिए इसको क्या लिखेंगे, E बराबर mc²। तो यहाँ से E अपॉन c², E की वैल्यू तोड़ देंगे तो ये सब द्रव्यमान के मान हो जाएंगे। ये प्रभावी द्रव्यमान है और ब्रह्म द्रव्यमान इसका 0 होता है, याद रखेंगे। ये इन्होंने द्रव्यमान और तरंग दैर्ध्य की तुलना की है पहले, और इसको लेकर तो वायलेट का जो द्रव्यमान होता है, वायलेट वाली रेज का वो ज़्यादा होगा किससे, लाल वाले से। तो ये तरंग दैर्ध्य की वजह से है, व्युत्क्रम संबंध होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके संवेग पे, तो संवेग m×c होगा, फोटान है तो m×c, और यहाँ पे c की वैल्यू इन्होंने ऊपर नीचे h अपॉन लैम्डा, m की वैल्यू रख दी है वहाँ से, ये वाली जो यहाँ पर निकाली थी h अपॉन c लैम्डा, ठीक है। m की वैल्यू रख के यहाँ से h अपॉन लैम्डा ये संवेग निकल आता है फोटान का। ये रिलेशन भी ध्यान रखेंगे, E बराबर mc² होता है, ये वाला याद रखने के लिए देखिए E बराबर mc², तो m बराबर क्या होगा E अपॉन c²। E की वैल्यू तोड़ दीजिए sc अपॉन लैम्डा, ये एक c कट जाएगा तो h अपॉन c लैम्डा ये होता है। अब यहाँ से m को अगर हम समानुपाती लिखें, h और c देखिए कांस्टेंट है, तो m समानुपाती क्या कह सकते हैं 1 बटे लैम्डा। तो ये जो चीज़ लिखी है यहाँ से आई है, आप ये सूत्र याद रखेंगे जरूर। E बराबर mc² से आसानी से आप इसे निकाल लेंगे। और संवेग क्या होगा इसका, E बराबर जैसे m×v होता है संवेग, यहाँ पे m×c वेग की जगह प्रकाश का वेग आएगा, ठीक है। तो c, तो ये रिलेशन याद रखेंगे। संवेग m×c हो जाएगा, लेकिन h अपॉन लैम्डा भी संवेग है, इसे भी याद रखेंगे, इस पे सवाल बनते हैं। फोटान विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, यानी इनका कोई आवेश नहीं होता है न्यूट्रॉन की तरह। अब कोई आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि एक फोटान को चुंबकीय क्षेत्र तो वैद्युत क्षेत्र में वेग से प्रवेशित कराएं तो विचलित होगा या नहीं होगा, तो ध्यान रखेंगे जिनका कोई आवेश नहीं होगा वो कण कभी भी विचलित नहीं होंगे न्यूट्रॉन की तरह। उसी तरह वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी इसको गति कराएं, इनकी गति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई बल नहीं लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है, इसलिए विचलित नहीं होंगी। चलिए क्वेश्चन है छोटा सा, कह रहे इतने जूल में 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति की ऊर्जा युक्त विकिरणों के कितने फोटान होंगे। तो देखिए ये टोटल ऊर्जा दे दी है, इतनी टोटल ऊर्जा है जो आपतित हो रही है कहीं, उसमें 10⁻12 आवृत्ति युक्त विकिरण है। तो कह रहे कितने फोटान होंगे। तो अभी आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो टोटल आपतित ऊर्जा होती है E टोटल, वो होती है n×E फोटान EH। ये n का क्या मतलब है, क्योंकि टोटल ऊर्जा कई इलेक्ट्रॉनों से मिली है, एक इलेक्ट्रॉन से थोड़ी ना, तो E टोटल हमेशा बराबर होगी n×1 फोटान की ऊर्जा की। तो ये ध्यान रखेंगे। और एक फोटान की ऊर्जा क्या होती है h × न्यू, ये जो लिखा है।
और इसके बाद हमसे क्या पूछा है यहाँ, कितने फोटान होंगे, नंबर ऑफ फोटान्स पूछे हैं। यहाँ पे जो n क्या है, फोटान की संख्या होती है। और pH EPH क्या है, एक फोटान की ऊर्जा जो क्या होती है h न्यू, ये एक फोटान की ऊर्जा है। तो फार्मूला आप क्लियर रखेंगे तो सवाल आसानी से कर लेंगे। और ये टोटल ऊर्जा कितनी दी है, 6 पॉइंट यहाँ पे दी थी 6.64। तो देखिए यही टोटल की जगह क्या रखा है 6.64, एच न्यू की वैल्यू ये होती है। तो 6.64 इंटू 10⁻⁻34, मैं 3 वहाँ लिख रहा था, 6.6 मानिएगा, ठीक है। प्लैंक नियतांक की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और ये जो 10⁻12 है ये क्या है, आवृत्ति का मान है, न्यू का, आवृत्ति से ये दी गई थी। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल बस आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे। जब प्रकाश आपतित होता है तो जो कुल ऊर्जा होती है वो बराबर होती है n इंटू एच न्यू की। कभी कभी कुल ऊर्जा देके n पूछ लेता है, जैसा इस क्वेश्चन में था, ठीक है। आवृत्ति यहाँ दी गई थी और h हमें पता होता है हमेशा, तो इस सूत्र का ध्यान रखेंगे आप। उसी तरह का देखिए यहाँ भी है मामला। तरंग दैर्घ्य इतने के एक फोटान की ऊर्जा एवं संवेग का मान ज्ञात करिए। अच्छी बात है, लैम्डा आपतित दिया है आपको। जो आपतित फोटान की तरंग दैर्घ्य है वो है 64 × 40 एंगस्ट्रॉम। तो फोटान की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर एच न्यू या एस सी बटे लैम्डा। तो आपको लैम्डा गिवन है, एस सी आपको पता होता है, एच क्या है प्लैंक नियतांक, सी प्रकाश का वेग है। देखिए ये एच इंटू सी का मान है और ये आपका लैम्डा का मान है। तो ऊर्जा पूछी गई थी तो ये ऊर्जा आ जाएगी। संवेग क्या होता है, पी बराबर एच अपॉन लैम्डा। तो एच आपको पता है, लैम्डा आपको सीधे दिया है, लेकिन इसको मीटर में बदल लेंगे, एंगस्ट्रॉम में दिया था। और एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। ये आपका जो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य की रेंज होती है उस पर उन्होंने अधिकतम न्यूनतम ऊर्जा पूछ दी है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसमें काफ़ी वेरिएशन है, कई किताबों में अलग अलग डेटा लिखा होता है, कहीं 4 से 6,000, 4 से 8,000। तो आप 4 से 8,000 ले लिए, सब शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वो पूछ रहा है दृश्य प्रकाश, तो दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4,000 से 8,000 तक वेरी करती है एंगस्ट्रॉम में। याद भी रखना है ये डेटा आपको। लैम्डा लाइट का जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वो 4,000 एंगस्ट्रॉम से 8,000 एंगस्ट्रॉम, कहीं कहीं 7,000 6,000 भी लिखा है। तो आप 4,000 से 8,000 वाला याद कर लीजिए, इसमें आपका सब आ जाएगा, ठीक है। के लिए फोटान की अधिकतम और न्यूनतम ऊर्जा, अच्छी बात है। तो देखिए अधिकतम न्यूनतम, जाहिर सी बात है, फोटान की ऊर्जा क्या होती है, यहाँ से ही आप अंदाज लगा लेंगे। फोटान की ऊर्जा होती है एस सी बटे लैम्डा। और आपतित की पूछी है तो एस सी तो देखिए कांस्टेंट है, कोई डाउट नहीं। तो देखिए लैम्डा जब मिनिमम होगा, अगर ये जो लैम्डा है ये मिनिमम होगा तो ई क्या होगा, मैक्सिमम। और जब लैम्डा आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि लैम्डा की 2 रेंज है यहाँ, लैम्डा जब यहाँ मैक्सिमम होगा तो ये ई क्या होगा, मिनिमम। तो बस यही आपको यहाँ करना है। ये वाला फार्मूला आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, आप एस सी से करिए। तो आपको देखिए मैक्सिमम मिनिमम ऊर्जा पूछी है, तो जब आप मैक्सिमम ऊर्जा निकालेंगे ई मैक्स, तो वो होगी आपकी एस सी बटे लैम्डा। और एस सी का मान होगा आपका वही जो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ अपॉन मीटर में रखिए आप। यहाँ पे आप मैक्सिमम वाली निकालनी है तो मिनिमम वाला तरंग दैर्घ्य रख दीजिए 4,000, इसमें गुणा भी कर दीजिए, मीटर में बदलना है 10⁻⁻10 से। तो ये इतने जूल ऊर्जा हो गई, ये मैंने जूल में निकाली है, याद रखेंगे, ठीक है। ये जूल मैक्सिमम हो गई। इसी तरह जब लैम्डा आप मैक्सिमम ले लेंगे तो मिनिमम आ जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसी को लिखना है तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए भाग दे देंगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। ये आप जानते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल कैसे बदला जाता है। तो ये इस पर क्वेश्चन बना हुआ था दृश्य प्रकाश के लिए। अब प्रकाश की तीव्रता किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, जो लाइट हम गिराते हैं उसकी तीव्रता। तो चलिए पढ़ते चलते हैं। तीव्रता पे जब भी तीव्रता पूछी जाती है किसी भी चीज़ की, तो एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय से वो आपतित होती है, ठीक है। तो तीव्रता का सूत्र ही पहले मैं आपको बता दूं क्या बनेगा। प्रकाश की तीव्रता इंटेंसिटी का सूत्र बनेगा E/AT। तो हमेशा याद रखिए जब तीव्रता पूछी जाए किसी भी चीज़ की, तो एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में। तो जो फोटान आपतित होते हैं उसकी तीव्रता की परिभाषा भी अगर आपको निकालनी हो तो परिभाषा क्या होगी कि आपतित प्रकाश की एकांक क्षेत्रफल में और एकांक समय में
किसी पृष्ठ पर एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में आपतित होने वाली ऊर्जा ही प्रकाश ऊर्जा की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, यानी ऊर्जा को हमें बोलना है एकांक समय और एकांक क्षेत्रफल में। तो किसी पृष्ठ पर एकांक समय में और एकांक क्षेत्रफल पर आपतित ऊर्जा उस प्रकाश की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, ये लिखा है आपका, एकांक समय में एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आपतित ऊर्जा। तो तीव्रता के लिए हमेशा ध्यान रखेंगे। ये इन्होंने एक डेमो दिखाया कि एन फोटान आपतित हो रहे हैं। ठीक है, एन फोटान आपतित हो रहे हैं किसी सतह पे, ये फिगर जो बना है, और उस फोटान के लिए, एन फोटान के लिए फिर ये क्या निकालना है, तीव्रता। तो बड़ी आसानी से आप इसे निकाल लेंगे। देखिए, और जो आपतित ऊर्जा होती है वो क्या लेंगे, हमेशा ई टोटल लेंगे, क्योंकि उसमें कई फोटान क्वांटा हो सकते हैं। मतलब जो आप एच न्यू लेते हैं, जब आपको सीधे सीधे जिक्र किया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो ई टोटल है वो हमेशा आएगा कुल ऊर्जा में, क्योंकि कई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये देखिए, तीव्रता बराबर क्या लिया इन्होंने, कुल ऊर्जा बटे समय और क्षेत्रफल। और कुल ऊर्जा की वैल्यू हम क्या तोड़ते हैं हमेशा, ई टोटल एन इंटू ई पी एच। एक फोटान की ऊर्जा में किसका गुणा होता है, एन का। एक फोटान की ऊर्जा ये लिखी हुई है, जो आप कई बार देख चुके हैं। तो बस यहाँ से आपकी इंटेंसिटी का फार्मूला हो गया। बड़े आसानी से आपको ये ध्यान रखना है कि कुल ऊर्जा में आपको समय से और क्षेत्रफल से भाग देना है। ठीक, पावर अपॉन एरिया, मात्रा किसका ये लिखा है, वाट पर मीटर स्क्वायर। पावर अपॉन एरिया भी इसे कह सकते हैं। पावर अपॉन एरिया देखिए इसने यहाँ से बना दिया है, पावर अपॉन एरिया। एक्चुअली जो W है वो क्या है, कुल ऊर्जा क्या है, जूल। और जूल को अगर हम तोड़ दें, जूल को अगर हम समय से भाग दे दें तो क्या बन जाता है, पावर। P बराबर W/T होता है। और यहाँ पर W अपॉन AT है, W या E कह लीजिए, यहाँ पे E लिया है, सॉरी, कुल ऊर्जा को। तो ये आपका जूल है और ये आपका क्या है, सेकेंड। तो जूल बटे सेकेंड क्या होता है, या जूल प्रति सेकेंड आपका पावर होता है। तो इसको पावर बटे ए भी कह सकते हैं। टी को फिर इन्होंने मर्ज कर दिया किसके साथ, ऊर्जा के साथ। तो ये जो फार्मूला लिखा है, मतलब इन्होंने ऊपर जो जूल था और बटे में जो समय था उसको पावर लिख दिया है, पी। पावर अपन एरिया भी कह सकते हैं। उस आधार पर मात्रक क्या होगा, पावर का मात्रक क्या होता है, वाट। तो वाट पर मीटर स्क्वायर। और एक यहाँ से जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा, यहाँ से मात्रक आएगा जूल प्रति सेकेंड और प्रति मीटर स्क्वायर। जूल मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और फिर आप जूल बटे सेकेंड को पावर कह देंगे। तो जूल बटे सेकेंड वाट होता है, तो यहाँ से मात्रक वाट अपॉन मीटर स्क्वायर भी आ जाएगा। तो आप आसानी से इसको समझ लेंगे। अगर पावर निकालना है यहीं से तो त्रिज्या गुणा हो जाएगा। पावर बराबर क्या हुआ, ई टोटल अपॉन टाइम। यहाँ से पावर आ जाएगा, पावर इसके भी इक्वल होगा। तो ये सवालों में आपको यूज होगा। अब मैं बात करता हूँ, आइंस्टीन ने जो व्याख्या की थी उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर इन सवालों पे आएंगे। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन ने जो व्याख्या की थी उसके जो 4 नियम थे, मैं मुख्य रूप से जो गतिज ऊर्जा वाला कॉन्सेप्ट है उससे बात करूंगा। जो थ्योरेटिकल है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन ने जो व्याख्या की है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की आइंस्टीन द्वारा व्याख्या। तो इसमें जो सबसे मुख्य कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रॉनों के निकलने वाला, सीधे हम उसी पे आते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कुछ इनइक्वालिटी भी निकलेंगी। तो हमने समीकरण क्या पढ़ी थी भाई, एच न्यू बराबर था W प्लस के ई, ये आपने पढ़ा है। के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम ही होती है के ई मैक्स, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मैक्सिमम वेग के साथ ही निकलता है। तो आइंस्टीन ने देखो इसको किस तरह व्यक्त किया है, तो इक्वेशन में फिर से लिख देता हूँ, एच न्यू इक्वल टू W प्लस के ई मैक्स। चलिए, ये इक्वेशन थी। अब आइंस्टीन ने इसके लिए
सबसे पहले मैं यहाँ के ई मैक्स का मान अगर निकालूँ, के ई मैक्स बराबर क्या होगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू। के ई मैक्स को मैं तोड़ देता हूँ, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू जीरो, एच न्यू सॉरी न्यू भराएगा यहाँ, न्यू जीरो नहीं, न्यू जीरो दहली वाला होता है, एच न्यू माइनस, इसको भी मैं तोड़ दूँ तो इसको भी जब भी तोड़ेंगे तो एच न्यू जीरो लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि न्यू जीरो यहाँ क्या होगी, ये होगी दहली आवृत्ति। तो और डब्लू को जब भी तोड़ेंगे तो एच इंटू न्यू जीरो, इसमें जो न्यू आएगा वो दहली ही आएगा। चलिए, तो यहाँ से अब ये बताइए आप, गतिज ऊर्जा कभी नेगेटिव नहीं होती है, आप जानते हैं, क्योंकि द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होगा और वी मैक्स स्क्वायर वेग का वर्ग है यहाँ, तो गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, हम जानते हैं। आइंस्टीन ने यहाँ पे यही सहारा लिया, तो देखिए ये गतिज ऊर्जा है, ये चीज़ हमेशा धनात्मक होगी, ये क्लियर है। तो ये समीकरण कब वैलिड रहेगी, इस समीकरण को वैलिड होने के लिए ये भी हमेशा धनात्मक रहे, भाई ऐसा थोड़ी होगा कि यहाँ धन के बराबर कोई नेगेटिव चीज़ हो जाएगी। तो आइंस्टीन ने कहा गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है, तो ये राशि भी धनात्मक होगी। मतलब यहाँ से निकला कि एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, किसके लिए, ये चीज़ घटित होने के लिए। तो यहाँ से मैं इसको पक्षांतर करूँ तो ये आएगा आपका एच इंटू न्यू जीरो, एच एच कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये निकला कि देखिए अभी आपने दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा पढ़ी थी, वो क्या थी कि जब किस वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। तो आइंस्टीन ने ये बताया कि जो न्यू का मान है, आपतित फोटॉन की ऊर्जा न्यू है, ये आपतित वाली है, ये हमेशा किससे बड़ी होना चाहिए, दहली आवृत्ति से। अगर दहली आवृत्ति से छोटी है तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, ये समीकरण ही पूरी नहीं होगी। तो यहाँ से इन्होंने ये चीज़ क्लियर करी कि जो आपतित फोटॉन की आवृत्ति है वो सदैव दहली आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। इसी तरह हम इसको तरंगदैर्घ्य में भी अगर लिखना चाहें तो तरंगदैर्घ्य में भी लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लेमडा जीरो के हिसाब से, वहाँ से जस्ट उल्टा संबंध आएगा, उस पर ही बात कर लेते हैं। पहले ये आपने क्लियर हो गया। अब देखिए जो दूसरा वाला रिलेशन है वो भी निकलेगा, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो ग्रेटर देन जीरो था, तो अब हम इसको तोड़ रहे हैं, एस सी बटे लेमडा माइनस एस सी बटे लेमडा जीरो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एस सी से भाग हो जाएगा क्योंकि इनइक्वालिटी ये कैसी है, एस सी का मान कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीज़ का हम डायरेक्ट भाग दे सकते हैं। अब ये इसको पक्षांतर करेंगे तो वन अपॉन लेमडा जीरो, तिर्यक गुणा कर देंगे, तरंगदैर्घ्य धनात्मक है, दूरी है, तो लेमडा ग्रेटर देन लेमडा जीरो, देखिए यहाँ पे जस्ट उल्टा आया, या कह सकते हैं लेमडा लेस देन लेमडा जीरो, वही चीज़ है। तो ये मामला ठीक उल्टा आएगा, उल्टा होना भी चाहिए क्योंकि यह अधिकतम होती है। तो दहली तरंगदैर्घ्य के लिए बोलेंगे कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जो तरंगदैर्घ्य है आपतित फोटॉन की, वो दहली तरंगदैर्घ्य से कम होनी चाहिए, और यहाँ पे न्यूनतम आवृत्ति अधिक होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, क्योंकि जस्ट विपरीत संबंध में होता है। तो ये मुख्य चीज़ से इन्होंने ये चीज़ यहाँ से दर्शाई थी और इस आधार पर बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और इन्होंने आखिरी नियम जो थ्योरेटिकल एक था, चौथा, ये भी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरी ऊर्जा स्तर में जाता है, EN1 से EN2 में जाता है, तो इनके बीच कोई समय पासता नहीं होती है, टाइम लैग नहीं होता है, ठीक है, ये बताया था इन्होंने। तो मुख्य रूप से ये आइंस्टीन की आपकी व्याख्या थी। अब कुछ ग्राफ इसमें बनते हैं, चलिए ग्राफ देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले भी हैं। ये डेफिनेशन से वही जो हम पढ़ चुके हैं। ये आइंस्टीन की समीकरण है, तो यही हमने अभी बात करी है। चलिए एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं। कह रहा है फाई जीरो कारफलन वाली धात्विक सतह पर इतने एंगस्ट्रॉम की विकिरण आपतित होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और वेग। तो के ई मैक्स पूछा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप विमाओं पर भी गौर करेंगे, जो इक्वेशन होती है हमारी ये वाली, ये ऊर्जा संरक्षण पे आधारित है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्योंकि हर जगह एनर्जी आई है यहाँ पे, के ई मैक्स, ये एनर्जी, ये सब ऊर्जा है, देखिए ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो हमें यहाँ क्या क्या दिया है ये देखते हैं। तो कार फलन दिया है डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू ना लेकिन उन्होंने फाई जीरो से लिया है, और इसका मान है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको जूल में बदल लीजिए क्योंकि हम जूल से इसको लगाएंगे फिलहाल, 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये कारफलन हो गया डब्ल्यू का मान।
और लैम्डा आपतित दिया है आपको, जो लैम्डा फोटान में यूज होता है उसका मान है 3100 गुणा 10⁻−10 मीटर। ये अंगस्ट्राम तरंग दैर्घ्य हो गया। अब अधिकतम गति ऊर्जा पूछिए तो सीधे हम फॉर्मूला लगाते हैं, एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के ई मैक्स। हमें के ई मैक्स फाइंड करना है, फिर वेलोसिटी भी निकल आएगी यहीं से। के ई मैक्स बराबर होगा एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अब तोड़ते हैं, इसको लिखेंगे हम न्यू, हमें आपतित का नहीं दिया, तरंग दैर्घ्य दी है तो इसको हम तोड़ लेंगे एस सी बटे लैम्डा, और डब्ल्यू को डब्ल्यू ही रखेंगे क्योंकि डब्ल्यू हमें दिया है जूल में, ये जूल में देखिए हमने निकाला है। तो ये चीज़ हम किस में रखेंगे, ये सारी चीज़ें जूल में। चलिए एच सी का मान 6.6, एच की वैल्यू रखते हैं, सी की वैल्यू रखते हैं। यहाँ थोड़ा इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन होती है तो कैलकुलेशन सावधानी से करेंगे। अपॉन लैम्डा, लैम्डा है आपका 3100 गुणा 10⁻−10 मीटर, और ये है आपकी 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ये आपको इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व कर लेंगे तो आपकी के ई मैक्स आएगी जूल में, ये ध्यान रखेंगे। के ई मैक्स किस में आएगी, जो भी आएगी वैल्यू वो जूल में आएगी। आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है तो 1.6 इंटू 10⁻−19 से आप डिवाइड कर सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पा जाएंगे। अब वेलोसिटी भी पूछी है तो वेलोसिटी के लिए हम के ई मैक्स को तोड़ देंगे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। मान लीजिए गतिज ऊर्जा, ये जो ऊर्जा आई है वो के आई है थोड़ी देर के लिए, जो सॉल्व करेंगे आप, तो वी मैक्स बराबर क्या होगा यहाँ से 2k/m का अंडर रूट, यहाँ से फिर वेलोसिटी निकल आएगी। ठीक है, काइनेटिक ऊर्जा आपने निकाल लिए, और m यहाँ इलेक्ट्रॉन का आएगा, इलेक्ट्रॉन की बात होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो इसका ग्राफ बनता है, ग्राफ पे भी बात कर लेते हैं। इसमें भी देखिए वही चीज़ पूछी है, उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपको कारफलन दे देते हैं और आपतित फोटान की ऊर्जा दे देते हैं, पूछते हैं क्या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो आप जो आपतित ऊर्जा है उसको फाइंड करेंगे। आपतित ऊर्जा अगर कारफलन से अधिक है, आपतित ऊर्जा का मान अगर कारफलन से अधिक है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, वही चीज़ है। तो ग्राफ में चलिए मैं इक्वेशन से ही ले लेता हूँ, एच न्यू बराबर है डब्ल्यू प्लस के ई। तो यहाँ पे मान लीजिए ऊर्जा और के ई के बीच हम ग्राफ खींचें, ये एच न्यू क्या है, आपतित फोटान की ऊर्जा है, तो ई पी कह लेता हूँ, ई फोटान है। ठीक है, ई फोटान, और न्यू के हिसाब से न्यू और के ई का पूछा जाता है तो पहले मैं न्यू के ई का ग्राफ खिंचवा देता हूँ। ठीक है, न्यू व के ई के बीच ग्राफ, आपतित फोटान की आवृत्ति और गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ। तो चलिए न्यू बराबर एच से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, W/H के ई अपॉन एच, एच से मैं डिवाइड कर दिया। हमें ग्राफ किसके किसके बीच खींचना है, न्यू और गतिज ऊर्जा के बीच। तो देखिए एक अक्ष पे हम गतिज ऊर्जा बनाएंगे, एक अक्ष पे ये, तो ये ध्यान रखेंगे किस पे क्या बनाया है। मान लीजिए हमने गतिज ऊर्जा यहाँ बनाई है के ई, और यहाँ हम बना रहे हैं आवृत्ति, तो वाई अक्ष पे हमने गतिज ऊर्जा बनाई है तो के ई को हम वाई की तरह मान के चलेंगे। ग्राफ जब भी किसी किसी के बीच की पूछे तो जिन जिन के बीच पूछा उन्हें वाई एक्स मान के देखिए कि कौन सी समीकरण आ रही है, वहाँ से आपको ग्राफ में अंदाजा लग जाएगा। इसको एक्स मान के चलेंगे, तो यहाँ रखते हैं तो ये एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बराबर डब्ल्यू, और ये पूरा कांस्टेंट है W/H, के ई को वाई मानना है और बटे एच। तो अब यहाँ से वाई के रूप में अगर इक्वेशन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, y/H बराबर होगा x माइनस W/H। एच से अगर गुणा कर दें तो HX माइनस W, ये इक्वेशन आई। तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि इसकी अगर हम तुलना कराएं mx प्लस c से, तो जो m है ये किसके बराबर है, h के, और वाई एक्स पे जो काटा गया अंतःखंड है नेगेटिव में, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड है जो, ये आपका कारफलन है। अब मैं इसका ग्राफ जैसे बनाऊं तो ये इस तरह है ग्राफ आपका। अगर कोई लाइन जैसे y बराबर 2x प्लस 3 होती है तो ये आपकी समथिंग ऐसे बनती है 2x प्लस 3। अब मान लीजिए मैं यहीं से आपको लाइन पूछूं 2x माइनस 3, तो इसकी डाउनवर्ड शिफ्टिंग होती है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो समथिंग ऐसे बनता है। या हम इसको पुट भी कर सकते हैं, देखिए
इसको हम x बराबर 0 रख के y निकालते हैं। x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, माइनस डब्ल्यू। तो एक बिंदु होगा 0 कॉमा माइनस डब्ल्यू, ये आएगा। और अब हम y 0 रखेंगे और x निकालेंगे तो ये आएगा डब्ल्यू अपॉन एच, x का मान डब्ल्यू अपॉन एच। तो डब्ल्यू अपॉन एच कॉमा 0 पर कट करेगा तो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। देखिए काइनेटिक ऊर्जा नेगेटिव तो जाएगी नहीं, तो ग्राफ पूरा इतना तो आपका सॉलिड आएगा, यहाँ तक ये सॉलिड बनेगा। और यहाँ डॉट डॉट करके बनाएंगे, ये डॉट डॉट करके कहाँ काटेगा, ये माइनस सी पर। ये जो इतना अंतःखंड होगा ये कारफलन व्यक्त करेगा और डब्ल्यू अपॉन एच जो वैल्यू होगी वो एक्स निर्देशांक के बराबर होगी। यहाँ स्लोप पूछेगा तो स्लोप एच के बराबर होगी। फिर आप हर चीज़ यहाँ से निकाल सकती हैं और इनके बीच जो ग्राफ आएगा वो सरल रेखा आएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको रिवाइज करेंगे और इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम जो एटम वाला चैप्टर है, जब भी इसका लेक्चर होगा तो एटम वाला आपको कराएंगे। अब आप इसकी थ्योरी एक बार पूरी किताब से पढ़ के और आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वही ज़्यादा मजबूत है, वही पूछा जाता है ज़्यादातर।